प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हुए शामिल। वक्फ कानून का विवाद दिल्ली से जम्मू तक पहुंचा, विधानसभा में इस मुद्दे पर हुआ जमकर हंगामा। स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के लिए स्पीकर के खिलाफ जताया रोष। हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में भारी गिरावट, एक झटके में निवेशकों का करोड़ों रुपए का नुकसान। हिमाचल में चीफ इंजीनियर की हत्या का मामला गरमाया, सीबीआई जांच कराने की उठी मांग, सुक्खू सरकार पर विपक्ष का निशाना। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दी करोड़ों रुपए की सौगात। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग, राज्य में विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। आज पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो के साथ मेरी रचनात्मक और सार्थक चर्चा हुई। भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। ये संबंध लगातार मजबूत होते रहे और अब ये एक आधुनिक, बहुआयामी और गतिशील पार्टनरशिप के रूप में विकसित हो रही है। लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों को मजबूती मिली है और बढ़ती वाणिज्यिक सहभागिता से ही इन्हें सहयोग मिला है। हमारे रिश्ता आपसी विश्वास, समझ और मुख्य हितों के मुद्दों पर एक दूसरे के समर्थन पर आधारित है। आज सुबह राष्ट्रपति रेबेलो डिसोजा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और साझा हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। हमारे राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरी होने के अवसर पर पुर्तगाल के राष्ट्रपति महोदय के साथ संयुक्त रूप से विशेष पोस्टल स्टाम्प जारी करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस यात्रा के दौरान मैं प्रधानमंत्री मोंटेनेग्रो और संसद के महामहिम अध्यक्षों से भी भेंट करूंगी और लिस्बन सिटी काउंसिल के की हैंडलिंग ओवर सेरेमनी में भी सम्मिलित होंगी। पुर्तगाल स्थित हमारे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलने का भी मैं उत्सुक हूँ। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति रेबेलो डिसोजा को उनके शानदार आतिथ्य के लिए, उनका जो मिलनसार, खुले मन, उनका उदार चेता मानसिकता के लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा पुर्तगाल गणराज्य के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देखी। और सही है, भारत और पुर्तगाल हम पुराना दोस्त है। हम लोगों के बीच अनाविल स्नेह है जिसमें अविलता नहीं है। हम एक दूसरों को हाथ पकड़ के आगे जाने के लिए, विकास के पथ पर आगे जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और सही है, यहाँ 50,000 भारतीय भाई और बहनें अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यरत है और ये पुर्तगाल की विकास यात्रा में और सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।
इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगली खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां श्री मंदिर सिंह द्वार के सामने सेवायतों ने महिला पत्रकार और उनके सहकर्मी पर हमला कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बता दें, इस दौरान उनके मोबाइल फोन और कैमरे भी तोड़ दिए। इस घटना के बाद महिला पत्रकार और उनके सहकर्मी को जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी एसपी विनीत अग्रवाल और जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाइन को दी गई और मामले की जांच में जुट गई। देखो आज सकाळे प्राय 10टा घटिका समय रे गोटे अभियोगटा आसीथिला कि हमर जने सांबादिक महिला सांबादिक से न्यूज कवर्स करने समय रे तांकर अभियोग आसला कि तांको मिसबिहेव कराइतिला एवं तांको फिजिकल मैनहैंडलिंग कराई बोली कि अभियोगटा आछि। से मैडम को रिपोर्ट उपरे आमे गोटे सिंहद्वार पुलिस स्टेशन रे गोटे केसटा रुजु करूछु। केस रुजु करी कि सब दृष्टिकोण रो तार निरपेक्ष तदंत करा जिवो, जोथरे कि सबू विक्टिम और विटनेस मानकर स्टेटमेंट मध्य रिकॉर्ड करिवु एंड सीसीटीवी मध्य जांच करिवु एंड एज पर लॉ हमें सहित इनिशिएट करिवु। अला डेफिनेटली जो काली एक इंसिडेंट होईची ताको नेकी मामला गुडी मध्य रुजु होईची एंड हमर कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल मध्य ताको विद ऑल सीरियसनेस देखुचंती एंड आमे भी ताको फॉलो अप करिवु विद सीनियर ऑफिसर कि केमती यथा शीघ्र ता ऊपर आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कार्यानुष्ठान ना देखो एटा तो गोटे आईनगत प्रक्रिया अच्छी तो समय सीमा कथा तो कंसर्न्ड आई ताकू प्रॉपर वे डेफिनेटली नेबे से दिगरे आमे ताकू परस्यू करिबा बट जेंति रहला जो ऑल सीरियसनेस रे मैटर टिक लिया जाउची एवं जहा इश्यूज हमर एंट्री पॉइंट अछि 57 रे तापर भी तार स्थायी समाधान केमती हम तापर भी पदक्षेप निया जिवो एवं जो इन दिस एक्सप्रेस मैटर तो ज्यादा कि ऑल सीरियसनेस रे नहीं कि ताको लॉजिकल कंक्लूजन को ना मुझे तो कहले कि से मामला को रिलेटेड करी कि मामला गुडी को भी रुजु होईची एवं कंसर्न्ड जी आयो अछंती ताको विथ ऑल सीरियसनेस ताको एक्सप्लोर करिवे एंड हूएवर इज फाउंड एट फॉल्ट डेफिनेटली। अगली खबर पुरी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रचा नया कीर्तिमान। बता दें, सुदर्शन पटनायक भारत के पहले बालुका शिल्पी बने हैं जिन्हें फ्रेड डैरिंगटन ब्रिटिश सेंट मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। This award to Satsan Patnaik. It's the first time we've given this award. It's for 100 years of sand sculpture and it's gone to the best sand sculptor. We're very proud to present it. अगली खबर दरभंगा से है, जहां पुलिस ने कंसी महावीर मंदिर से निकली शोभा यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद राम भक्तों में आक्रोशित होकर कंसी चौक पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, राम भक्त डीजे पर जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने ये शोभा यात्रा रोकी। वहीं सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार मौके पर पहुंचे और डीजे मुहैया करवाकर सड़क जाम हटवाया। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां लोको शेड मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन में आग लग गई। आग लगने की वजह सूर्य की गर्मी बताई जा रही है। बता दें, लोको शेड में खड़े रेलवे के डिब्बे, इंजन के उपकरण और पेड़ आग की चपेट में आ गए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आरपीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर देहरादून के सीनीवाला से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें, 3 व्हीलर और बस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। देहरादून के सिगनीवाला में एक बहुत ही बड़ी घटना ने अंजाम लिया है। यहाँ पर एक सड़क पर एक दुर्घटना हो गई है। हम इस वक्त आपको
एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आप देख सकते हैं ये रोड है, इसी रोड पर बस आ रही थी और उस बस में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी सवार थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर थोड़ी देर में क्या होने वाला है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क के किनारे एक 3 व्हीलर वाला खड़ा था और सामने से बस आ रही थी। तेज़ रफ्तार बस इतनी तेज़ थी, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सामने खड़ा हुआ 3 व्हीलर को उसने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद यहाँ पर बस गिर गई। बस के गिरते ही जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे उसमें से कुछ बच्चे, बुजुर्ग और बड़े यहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनको फिलहाल अभी आनंद फानन में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम आपको थोड़ी ही देर में बराबर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके बारे में जानना चाहेंगे और पुष्टि करना चाहेंगे कितने लोग अभी इस वक्त किस हालात में हैं। हाँ, देखिए सिंगली वाला के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें बस पलट गई थी। एक सामने से जो भी पूछताछ निकली उसमें पता चला सामने से लोडर आ रहा था उसको, और उसको बचाने के चक्कर में जो एक्सीडेंट हुआ उससे टक्कर हुई। इसके बाद खेतों में बस पलट गई। चूँकि ये प्राइवेट बस थी, ISBT से विकास नगर जा रही थी, लेकिन इसमें लोकल लोगों के अलावा भी एक स्कूल पढ़ता है, इंटर कॉलेज, बक्सा इंटर कॉलेज, जहाँ के बच्चे भी उसमें जब छुट्टी होती है तो कभी कभी बसों में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे भी उसमें सवार हो गए थे। बस पलटने के कारण जो है एक उसमें स्टूडेंट है जिसकी डेथ हुई है और एक लोकल बच्चा भी है जब 22 साल का जो किसी काम से जा रहा था उसकी भी डेथ हुई। 2 लोग की डेथ हुई है। टोटल 15 लोग लाए गए थे, जिसमें 13 लोग नॉर्मल हैं। सभी का इलाज प्राथमिक उपचार भी हो गया। कोई खतरे की बात नहीं बताई। फिर भी डॉक्टर्स इसमें अलर्ट मोड पर है। जो भी इलाज की ज़रूरत है वो सारी चीज़ यहाँ पर अटेंड की जा रही है। जानना चाहेंगे आपसे कि इस हादसे के बाद जिस तरीके से तेज़ रफ्तार बसें चलती हैं, लोकल बसें, उनकी रफ्तार को धीमा करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए डेफिनेटली 2 चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हादसे का जो कारण होता है, कभी कभी ड्रंक एंड ड्राइविंग देखते हैं हम, कभी देखते हैं ओवर स्पीड होती है, और कभी कभी नेचुरल वे में होता है कि जैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है थोड़ी रफ्तार तेज़ थी, कंट्रोल नहीं कर पाए सामने से व्हीकल को, और एक रोड इतनी चौड़ी नहीं थी, उसको संभाल नहीं पाया और काटने के चक्कर में बस गिर गई। जैसा अभी प्राथमिक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन या टेक्निकल टीम द्वारा बताया गया है इसमें। बट इसमें दूसरी 2 चीज़ें मैं भी अपील करता हूँ सभी से, जो भी हमारे यात्रीगण जाते हैं, कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, खासकर बस हो, ई-रिक्शा हो या कोई भी टेम्पो हो, अगर उसका ड्राइवर लगता है आपको कि कहीं नॉर्मल वे में गाड़ी नहीं चला रहा है या तेज़ गति से गाड़ी चला रहा है, तत्काल अगर आप 112 पे वो सूचना देते हैं तो उसको आगे रोककर कम से कम हम उसको समझा भी सकते हैं, चालान भी कर सकते हैं और एल्कोमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह का नशा किया हो। तो सभी से अपील भी रहती है कि ऐसी कोई चीज़ अगर अनियंत्रित रूप से कोई ड्राइवर चला रहा है, उसका लगता है कि ड्राइविंग ठीक से नहीं कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तत्काल इसकी सूचना दे तो मुझे लगता है वो भी एक इफेक्टिव होगा। और साथ ही साथ पुलिस और हादसा टल सकता है। साथ ही साथ पुलिस और जो RTO के है इसकी और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने सभी को भी निर्देश दे दिए हैं। मैंने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर परिवार भावुक था क्योंकि दुख की घड़ी थी, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से परिवार वालों को दिलासा दे रहा था। मैंने देखा आपके चेहरे पे भी मुझे एक भावुक होते हुए आप नज़र आए, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप परिवार वाले कहीं ना कितना दुख होता है जब एक इस तरह से छात्र हो चाहे युवा हो और आकस्मिक इस तरह से मृत्यु हो तो उनके परिवार पर जो दुख बैठता है। और खासकर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाले 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। खासकर ऐसे बच्चे हैं जो गांव में आते हैं इतनी दूर पढ़ने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते हैं। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी देना पुलिस और प्रशासन दोनों का काम है कि वो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएँ। और कहीं इस तरह के हादसे होते हैं तो नेचुरल सी बात है, दुख होता है। और कोशिश अब ये रहती है कि आगे इस तरह का भविष्य में ना रिपीटिशन हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसी के लिए मौके पर भी जाते हैं, विजिट भी कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देश भी दें। जैसे कि आपने अभी बताया कि जागरूक रहने की ज़रूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी
स्थिति में आए तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इसको लेकर। मैं सभी यात्रियों से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं यही अपील करूंगा कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं और आपको लगता है कि उस बस का गाड़ी का ड्राइवर जो है सही ड्राइव नहीं कर रहा है, कहीं हो सकता है किसी नशे या किसी अन्य डिप्रेशन में ना हो, तो तत्काल अगर 112 पर सूचना देंगे तो पुलिस उसको आगे इंटरसेप्ट करके रोक के उसको चेक कर सकती है। और साथ ही साथ अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है ना, जिस तरह की शिकायतें पब्लिक को लगता है जो बाद में बताते हैं, अगर वो पहले बता दें मौके पर रहते हुए बस में बैठे हुए या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगारपुर में माधव सम्मेलन केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए वक्फ बिल को लेकर विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस, बसपा समेत समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए हैं। भारत के इतिहास में भारत के संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें से एक काम है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पास होने पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। देश के गरीब मुसलमानों को मिला है या तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के बिना लग गए। आने वाला समय भी भाजपा का है। पहले तो हम लोग सत्ता में डबल इंजन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2027 समाजवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस पास होने के बाद जय श्री राम पे नहीं बोलने, कुशवाहा समाज के मंत्री को जय श्री राम पे नहीं बोलते। जय श्री राम झांसी में हर गोविंद को। अच्छा, एएमयू में मंदिर बनेगा सर? मंदिर बनवाने की आपसे मांग है सर। यहाँ जय श्री राम को बोले आप भी बोल सकते हो, बोलो जय श्री राम, कोई रोक नहीं। एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग आपसे मांग हुई है, मांग एएमयू में मंदिर बनवाने की आपसे मांग की गई है। एएमयू मंदिर बनवाने की महाराज जी ने आपसे कहा है कि दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए आप केंद्र का पैसा तो संचालित होता है, मैंने उसको सुना। केंद्र सरकार के पैसे चल रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है केंद्र सरकार को राशि प्राप्त करने के बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती है और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए हमने यही कहा था कि भाई देखो, वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति जहाँ चाहे वो अपना अधिकार स्थापित कर दे और जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी जमीन हत्याई जा रही है, उसे ये साबित करना पड़े कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये बहुत बहुत साधुवाद पात्र है हमारी सरकार और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस वक्त जो बिल है इसको संशोधन किया है। दूसरी 195 सांसद हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप सनातनी हैं तो इसका जब दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? हम आपके नहीं है? अगर हम आपके हैं तो आपने फिर हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हमारे सनातन के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? धन्यवाद।
अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री की मौजूदगी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। युवा और विकास कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में मंच पर आसीन कबड्डी संघ के श्री मोहन जोशी जी, महेश जोशी जी, विजय जोशी, श्री गहलोत जी, चेतन जोशी जी, डॉक्टर टीके सिंह जी, चेतन कुमार जी, उपाध्यक्ष बंटी बालिया जी, ध्रुव जी, अरविंद जी, विकास जी, दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, रुड़की के विधायक आरबी बत्रा जी, गाजीपुर शिवालिक नगर के नगर पालिका के दूसरी बार अध्यक्ष भाई राजीव शर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार ने अभी को महोदय दायित्व प्राप्त हुआ है, एसएससी ओमकार जनरली और सभी मंचा से हमारे जिलाधिकारी, हमारे प्रधान साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे खेल संघों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर युवा खिलाड़ी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का, खेल प्रेमियों का इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय स्तर की इस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले, साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से
हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है। निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी वो अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, चूंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए अभी चैत्र नवरात्र की फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।